आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग अपना सेकंड क्लास देखते हैं। हम बेसिकली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरव्यू के तौर पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट जो जो मेन मेन क्रक्स है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले बार प्रियम्बल तक कंप्लीट करा दिया था, जिसमें प्रियम्बल में सारे वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं, किस सीक्वेंस में होता है, 26 नवंबर 1949 डेट, सब चीज़ हम देख चुके थे। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे पार्ट्स होते हैं। तो हम इसका एक एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। ठीक है, जो किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगर आप वैसे जब टेक्निकल पढ़ते रहते हैं तो आपको कई बार ऐसे एग्जाम्स मिलते हैं, रेलवेज वगैरह या बहुत सारे ऐसे एग्जाम मिलते हैं जिसमें नॉन टेक्निकल का पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इतना पोर्शन अगर आप मैं क्लासेस को कवर अप कर लेंगे तो आपको एडिशनल चीजें जब पूछी जाएंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएंगी। तो पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका नाम एक्चुअली है इंडिया एंड इट्स यूनियन। ठीक है, इंडिया एंड इट्स यूनियन। इसमें आपको सबसे पहला एक आर्टिकल, इसमें तो वैसे 4 आर्टिकल हैं लेकिन आपको आर्टिकल नंबर 1 याद रखना है। आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज, ठीक है, भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस आर्टिकल का ये कहना था बेसिकली, इस आर्टिकल में मेनली आपको ना इंडिया का नाम बताया गया है, क्योंकि जब इंडिया का नामकरण हो रहा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो लोग कंफ्यूज थे कि इंडिया का क्या नाम रखा जाए, मतलब इस देश का क्या नाम रखा जाए। इसमें कई लोगों का मत था कि हम हमारे देश को पहले से भारत बोलते आए हैं तो हम भारत रखेंगे, और कई लोगों का मन था कि हम इंडिया रखेंगे क्योंकि हमको वर्ल्ड लेवल पे बात करना है, तो इंडिया इज द गुड थिंग। तो यहाँ पे ऐसा फाइनली कंपेंसेट किया गया कि दोनों नाम रखा गया, और आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया जो कि भारत है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे आप याद रखेगा, मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि यूनियन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फेडरल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो इंडिया, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहीं बोला था कि शायद इंडिया क्वासी फेडरल है, मतलब दोनों का कहीं ना कहीं मेल जोल है। ठीक है, यूनियन हमेशा याद रखिएगा आपको कि स्टेट्स जो होते हैं ना, यूनियन का मतलब होता है कि बहुत सारे राज्य एक साथ आते हैं, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि हमेशा इसमें सेंटर इज ग्रेटर देन स्टेट होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से बड़ी होती है, और स्टेट सेपरेट नहीं हो सकते खुद से। जैसे अगर कोई मान लीजिए छत्तीसगढ़ या कोई तेलंगाना बोलेगा कि मैं इंडिया से अलग होना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इस यूनियन के स्ट्रक्चर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फेडरल आपका जो गवर्नमेंट होता है या फेडरल स्ट्रक्चर का देश होता है, उसमें स्टेट्स क्या होते हैं कि सेपरेट हो सकते हैं, स्टेट्स बिल्कुल सेपरेट हो सकते हैं, और सेंट्रल और स्टेट का लगभग एक पावर होता है। ठीक है, इक्वल पावर होता है, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि ये एक मिनट, ठीक है। तो फेडरेशन में यही होता है कि सेंटर और स्टेट की पावर एक जैसी होती है, और स्टेट्स कैन गेट सेपरेटेड। ठीक है, ये बस 2 पॉलिसी आप याद रखिएगा। तो हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत होगा शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। स्टेट्स का एक संघ बना के हम लोग, यूनियन बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कई जगह ऐसा तो बोला जाता है कि हम फेडरेशन है, कई जगह बोला जाता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फेडरेशन है या क्वासी फेडरल है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला जाता है। तो चलिए इतना डिटेल में मत जाइए, आप इतना याद रखिएगा कि ऐसा होता है। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, बस आप ये इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर आपको याद हो, पता होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि सारे स्टेट्स का समूह है। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि 1947 देश आजाद होने से पहले हमारे देश में लगभग 562 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, मतलब जहाँ पे प्रिंस विंस राजा लोग रूल करते थे ना, वो बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। अब बेसिकली जब देश आजाद हो रहा था तो इन लोगों को इंडियन यूनियन में मर्ज करना था। ठीक है, इंडियन यूनियन में इन लोगों को मर्ज करना था, तो सबसे बड़ा जो इन लोगों को मनाने का काम था वो 2-3 लोगों को दिया गया था, लेकिन जो सबसे मेन काम किए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पूरे देश को जोड़ दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्या किए थे, 562
प्रिंसली स्टेट्स में से लगभग 559, आप सोच सकते हैं 562 में से 3 को छोड़ के 559 प्रिंसली स्टेट्स को अकेले मतलब ये जा जाके लोगों को समझाए और सारे प्रिंसली स्टेट्स आखिर में इंडियन यूनियन में मर्ज हो गए। ठीक है, 3 लोग ऐसे थे, 3 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो उस समय हमारे देश में इंडियन यूनियन में मर्ज नहीं होना चाहते थे। उनमें से एक था जम्मू एंड कश्मीर, एक था जूनागढ़ जो आपका गुजरात में आता है, और एक था हैदराबाद। ठीक है, ये 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो इंडियन यूनियन में मर्ज नहीं होना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के साथ तो वहां पे एक मर्जर लेटर साइन हुआ क्योंकि पाकिस्तान बीच में अटैक कर दी थी, तो उन वहां के जो राजा थे उनका जवाहरलाल नेहरू के साथ अच्छे संबंध थे, दोस्त थे, तो वहां पे एक मर्जर लेटर साइन करके इनको फिर हमारे देश में शामिल कर लिया गया इस आधार पे कि आर्टिकल 370 और ये सब चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन जूनागढ़ में बेसिकली रेफरेंडम हो गया। रेफरेंडम मतलब होता है कि लोगों से पूछना कि आपको किस में रहना है, तो रेफरेंडम में जूनागढ़ में हो गया। हैदराबाद वाले बहुत नौटंकी कर रहे थे, तो हैदराबाद में फिर आर्मी एक्शन के तहत इनको शामिल किया गया और इस ऑपरेशन का नाम था पोलो ऑपरेशन। तो पोलो ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को हमारे इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया था। ठीक है, तो हमारे ऐसे बहुत सारे अलग अलग पहले तो मतलब आप अगर ऐसे देखें मतलब 1912 से लेके 1956 तक में हमारे देश में 14 राज्य थे और 6 हमारे यूनियन टेरिटरी थे। उसके बाद अगर 1956 से अगर आप देखें 2014 तक अगर आप देखें तो इसमें टोटल 29 राज्य कंप्लीट हो गए थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख ये खुद यूनियन टेरिटरी में चला गया है। तो इतना है। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना पार्ट 1 में बताना चाह रहा था। ठीक है, इसका पार्ट 1 में एक और आर्टिकल आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, 3 बेसिकली आप 2 और 3 दोनों को चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 2 और 3 बेसिकली ये बोलता है कि कभी भी हमारे देश में कोई दूसरा जमीन मतलब या दूसरा कोई चीज है, टेरिटरी है, उसको एडमिट करना है तो मान लीजिए फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, कोई फॉरेन की जगह है, उसको अब ये घोषित करना है कि ये अब इंडिया का पार्ट है। उसके लिए आर्टिकल 2 बना हुआ है ना। आर्टिकल 2 अगर आपको शायद याद होगा तो कुछ साल पहले, ठीक है, कुछ साल पहले इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लगभग 2015 की बात है। 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक कुछ गांव का आदान प्रदान हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा तो जो बांग्लादेश के जो गांव हमारे पास आ गए थे अब वो हमारे इंडिया का पार्ट है। तो ये बेसिकली ये किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि आप फॉरेन टेरिटरी को एडमिट कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 जो होता है, आर्टिकल 3 ये बोलता है कि आप नया राज्य बना सकते हैं, न्यू स्टेट। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया है ना, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत हुआ? आर्टिकल नंबर 3 हुआ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ गोवा और एक मैं आपको बोलता हूँ झारखंड, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि ये किस आर्टिकल के तहत ये राज्य बनाए गए, तो आपको मैं बता देता हूँ कि गोवा बेसिकली 1961 तक, 1961 तक ये पुर्तगालियों लोगों के पास था, पुर्तगीज लोगों के पास ये गोवा था। उन लोगों से 1961 में मतलब देश आजाद होने के बहुत साल बाद भी इन लोग रूल कर रहे थे, इन लोगों से छीना गया और फिर उसको ये स्टेट बनाया गया। ठीक है, और झारखंड क्या है, बढ़िया अपना बिहार से अलग हुआ है। तो कभी भी कोई राज्य को का अगर नाम चेंज करना हो या उसका एरिया चेंज करना हो या बाउंड्री चेंज करना हो, जैसे आपको बता दूं कि पहले जो ओडिशा था वो अब ओडिशा हो गया है। ठीक है, पौंडीचेरी था वो अब पुडुचेरी हो गया है। ठीक है, पुडु का मतलब होता है बेसिकली गांव तमिल में, तो पुडुचेरी हो गया है। ठीक है, तो कोई भी स्टेट्स का एरिया कम ज्यादा करना है, कुछ भी करना है, तो आप आर्टिकल 3 के तहत जाएंगे। और अगर कभी कोई फॉरेन टेरिटरी से हमारे देश में कोई जमीन लाई जाती है या फिर कहीं पे अपन कुछ कैप्चर कर रहे हैं तो वो आर्टिकल नंबर 2 होता है। तो आपको पार्ट 1 जो इंडिया एंड इट्स यूनियन है उसमें टोटल 4 ही आर्टिकल हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेन आर्टिकल है वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये क्लियर है क्या ये वाला टॉपिक? पार्ट 3, पार्ट 3 है आपका फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में इसको कहा जाता है
मौलिक अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार है वो आपको फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिए बेसिकली अगर आप ये फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आपका आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक जाता है। ये पूरा आर्टिकल 12 से 35 तक का ये पूरा आर्टिकल है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बेसिकली यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले फंडामेंटल राइट्स था, उसी से हम लोग इस चीज को लिए हैं। ठीक है, इनमें किस चीजों को शामिल किया गया है, इसमें उन अधिकारों को शामिल किया गया है जिनको कंसीडर किया जाता है वेरी एसेंशियल। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जो अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन अधिकारों को ही इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। अभी जैसे राइट टू प्राइवेसी आ गया था, इसमें शामिल किया गया था। ठीक, तो फंडामेंटल, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल जस्टिसिएबल होता है। जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि इस पे अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो आप बिल्कुल कोर्ट में जाके आप बोल सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कोई भी आपका अगर हनन करेगा उसके खिलाफ आप बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्टिसिएबल है। कई कई फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी हो सकता है, मतलब अगर देश में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो कुछ मौलिक अधिकार से आप वंचित रह सकते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जिसको आप कभी भी सस्पेंडेड नहीं कर सकते। मतलब चाहे देश में कुछ भी हो जाए, आप कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, वैसे भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप बिल्कुल आप किसी के भी अगेंस्ट में जा सकते हैं, चाहे आप लेजिस्लेचर हो चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो। मतलब आपको याद होगा मैंने पिछले बार बताया, लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव जो उस कानून का पालन करता है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सब, और ये सारे विधायक, सांसद वगैरह। तो अगर इन लोग कोई भी ऐसा कुछ करते हैं जो आपका मौलिक अधिकार का हनन है तो इनके खिलाफ आप जा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस फंडामेंटल राइट को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे शब्द इसके नेगेटिवली वर्डेड होते हैं। मतलब इसमें कुछ ना करो ऐसे ना वाले जो शब्द है ना, वो नॉट वाले शब्द वो बहुत सारे यूज होते हैं। तो इसमें चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि इसका कैटेगरी 1, इसमें बहुत 5-6 कैटेगरी आते हैं, तो इसमें कैटेगरी 1 की हम तरफ बात करते हैं। और कैटेगरी 1 है बेसिकली आपको अधिकार देना है। तो किस टाइप का अधिकार? सबसे पहला जो अधिकार आपको मिलेगा वो होता है राइट टू इक्वालिटी का, मतलब आपको समानता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 आर्टिकल तक ये है बेसिकली। ठीक है, इस अधिकार में आपको बोला क्या जाता है, तो 14 से 18 के बीच में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको आप देखते हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट का मतलब यहाँ पे ऐसा है, स्टेट शैल नॉट डिनाई। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना है कि स्टेट का मतलब होता है राज्य, ये स्टेट उसको नहीं बोल रहे हैं। आर्टिकल नंबर 12 में सीधा सीधा बताया गया है कि स्टेट किसको बोला जाता है। स्टेट मतलब वो हर व्यक्ति जो ऊपर से लेके नीचे तक जो रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेटिव आता है, वो सब अब स्टेट में है। तो चाहे आप सरपंच की बात करें वो भी स्टेट है, चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें वो भी स्टेट है, कलेक्टर की बात करें वो स्टेट है, हर कोई स्टेट है जो आपको चीजें इंप्लीमेंट करवा रहा है, लेजिस्लेटिव है, सब स्टेट है। तो यहाँ पे इसलिए एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया है स्टेट। तो स्टेट शेल नॉट डिनाई मतलब कोई भी आपको जो पावर में है वो आपको कभी भी डिनाई नहीं करेगा। बेसिकली क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसमें दो चीज होता है, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। ये दो चीजों को आप याद रखिएगा। पहले बात तो देखिए, एक ऊपर में लोग हैं और एक नीचे में आप लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग हैं, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब मान लीजिए ये कानून है हमारे देश का, तो कानून के नजर में इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हम सब इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब हमारे, चाहे ये अंबानी हो चाहे एक गरीब आदमी हो, सब के लिए
इक्वल लॉ होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हर इंसान के लिए ये जो कानून है वो सेम होगा, चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे वो कोई भी हो। और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ मतलब ये जो लॉ है वो प्रोटेक्शन इक्वल करेगा, मतलब चाहे अंबानी को उसको प्रोटेक्ट अगर करना हो तो भी वो वही काम करेगा, अगर कोई गरीब आदमी को करना हो प्रोटेक्ट तो भी वो वही काम करेगा। मतलब इसके नजर में, लॉ के नजर में सब बराबर हैं और सब के नजर में एक ही लॉ है। ये ऐसा है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आर्टिकल 14 आप लोगों को सिर्फ हम लोगों को ये आजादी देता है, ये अधिकार देता है कि हमारे देश में सब समान रहेंगे, लॉ के सामने हम समान रहेंगे और हमारे सामने एक ही लॉ रहेगा। ठीक है, ये है। लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आप लोगों को लगता ही होगा कि सर इसमें तो काफी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि आपको ये लगता होगा कि लॉ तो ऐसा होता है कि लॉ तो दो प्रकार का होता है, क्रिमिनल भी होता है और सिविल लॉ भी होता है। तो क्रिमिनल लॉ में जैसे आपका रॉबरी हो गई, ठीक है, मतलब आपने किडनैप कर दिया, मर्डर कर दिया, तो लॉ सेम रहेगा चाहे कोई भी हो, उसको उसके लिए क्रिमिनल सेम रहेगा। लेकिन ये जो सिविल लॉ है इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि आप मैरिज में अगर आप देखेंगे तो मैरिज में हिंदू के लॉ अलग होते हैं, मुस्लिम के लॉ अलग होते हैं। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पे चलता है, ये हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम में शरियत एक्ट चलता है 1937 का। सिख में देखेंगे तो आनंद विवाह एक्ट चलता है 1989 का। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शन तो है, मौजूद है कि सिविल लॉ हर किसी के लिए एक नहीं है, तो ये एक्सेप्शंस होते हैं। अगर आप इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ देखेंगे तो आपको लगेगा कि इक्वल प्रोटेक्शन सबको लॉ देता है क्या? ऐसा हो सकता है, जैसे आर्टिकल 361 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, गवर्नर को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनको गिरफ्तारी से छूट है, जब तक ये पावर में है, ऑफिस में है, आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ तो नहीं है। ठीक है, आप एमएलए एमपी को असेंबली के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी सांसद को या कोई भी विधायक को जब वो असेंबली के अंदर में है, चाहे वो कितनी भी कुछ भी कर दे, उसको आप असेंबली के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं इस आर्टिकल के। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल ये कहता है, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 14 तो आपको समझ में आ गया होगा। 15 ये कहता है कि स्टेट ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अब स्टेट आप समझ पा रहे होंगे, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब समझते हैं ना, भेदभाव। तो स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ। ये 5 के बेसिस पे कभी भी आपका स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वो भेदभाव नहीं ला सकता, ऐसा नहीं वो हो सकता। ये आपको एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें ये बात याद रखिएगा कि इसी आर्टिकल में एक और शब्द लिखा गया है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सर मान लीजिए महिलाओं के लिए कुछ अलग कानून बन जाता है या कुछ और होता है तो उसमें कैसे भेदभाव होता है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इस कानून, इस मौलिक अधिकार में कि हाउएवर आपका जो स्टेट है कैन मेक स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन वो कर सकता है, ठीक है, टू अपलिफ्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। वुमेन और चिल्ड्रेन को अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। इसमें यह भी लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, फॉर सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अगर कोई सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं जो पहले से कई उससे मतलब बैकवर्ड रह चुके हैं किसी कारणों की वजह से, तो उनके लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट
जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। इसी के तहत बेसिकली आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे रिजर्वेशन का जो सिस्टम है बेसिकली वो इसी को जस्टिफाई करता है कि वो एक स्पेशल प्रोविजन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि वो लोगों को प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि वो इस आर्टिकल में बिल्कुल आता है कि वो एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन SC ST स्टूडेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए OBC स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन को भी रिजर्वेशन दिया गया है, और स्पेशल रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो इस आर्टिकल को जस्टिफाई करती हैं। इसी के बाद हम लोग 16 को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अपॉर्चुनिटी तो आप समझते होंगे, जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी में भी इक्वालिटी मिलेगा आपको। मतलब ये भी एक मौलिक अधिकार है कि आपको अवसर अवसर में समानता मिलनी चाहिए। मतलब कभी भी कोई ऐसा मान लो जॉब की अपॉर्चुनिटी निकल रही है या कोई चीज निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सब अंबानी ही के बच्चों के पास रहेगा। वो हर किसी के पास आना चाहिए, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरली ये कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये आर्टिकल में साफ बोला गया है कि हाउ एवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। साफ साफ बोला गया है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है उनको अपलिफ्ट करने के लिए। इसीलिए जॉब में भी आप रिजर्वेशन देखते आए होंगे, तो वो भी आर्टिकल नंबर 16 ही जस्टिफाई कर रहा है कि देयर इज अ स्टेट्स कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 बेसिकली 17 मतलब खतरा, तो आप वैसे याद रख लीजिएगा, ये होता है अनटचेबिलिटी के लिए अबॉलिशन। मतलब एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब आप समझते होंगे, पहले के जमाने में बहुत छुआछूत होता था, और आज के जमाने में भी अब छुआछूत हो ही है। कोरोना जब से आया है तब से बिल्कुल हम लोग डर रहे हैं छूने से। लेकिन ये डिजीज के लिए हम लोग वो डर रहे हैं बेसिकली, किसी कास्ट या किसी चीज उसके लिए नहीं, हम लोग अनटचेबल नहीं है, सिर्फ डिजीज के लिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 17 ये बोला था कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि आप कोई ऐसे अगर कोई आप देखते हैं, मतलब यह मौलिक अधिकार है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल एबॉलिश हो, बिल्कुल मतलब छुआछूत वाली जो प्रथा है वो बिल्कुल समाप्त हो, ये आर्टिकल नंबर 17 कहता है। और इसी के तहत एक कानून बनाया भी गया था, सिविल राइट्स एक्ट 1976 एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत ये साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। लास्ट मैं इस कैटेगरी में आपको मैं आर्टिकल नंबर 18 बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 18 बेसिकली ये कहता है कि क्योंकि देखिए इस कैटेगरी में ये बोला जाता है कि इक्वालिटी होना चाहिए। तो समानता, अगर मान लीजिए आपके समाज में कोई बड़ा पद धारण किया हुआ है या उसके नाम के सामने आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि सर, जैसे बोलते हैं ना सर जडेजा, वो तो नाम ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन जैसे आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखेंगे तो उनको उपाधि मिलती है सर विवियन रिचर्ड्स, तो वो पहले नाम के सामने सर जोड़ देते हैं। तो ये जो अब कोई दूसरा व्यक्ति है उसके लिए ये व्यक्ति हो सकता है कि असमान हो, तो समानता लाने के लिए हमारे देश के संविधान में ये भी कहा गया था कि हम टाइटल्स को अबॉलिशन करेंगे। मतलब हमारे देश में कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। स्टेट साफ साफ बोला गया है कि इसमें स्टेट shall not give any title to any individual। कोई भी जो स्टेट है आपका, मतलब ओवरऑल में आप बात कर रहा हूँ, स्टेट कभी भी आपको कोई टाइटल किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकता। इसमें दूसरा ये भी कहा गया था कि कोई भी इंडियन, जैसे ठीक है आप इंडिया वाले लोग नहीं दे रहे हैं, तो पाकिस्तान से मान लीजिए कोई ले लिया, कोई अमेरिका से ले लिया, तो कोई इंडियन कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन स्टेट से भी, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रावधान बना दिया गया, हाउएवर एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल और मिलिट्री, ये दो जो टाइटल हैं
वो इस आर्टिकल में नहीं रखे गए। इसीलिए आप देखते होंगे कि लोग डॉक्टर अपने नाम के सामने लगा लेते हैं क्योंकि वो एजुकेशनल है, और मिलिट्री भी लगा देते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह लोग लगाते हैं। तो एजुकेशनल और मिलिट्री वाले जो टाइटल्स हैं वो अलाउड हैं, बाकी और कोई भी टाइटल हमारा देश नहीं दे सकता, ना कोई इंडियन बाहर से ले सकता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले ऐसा बोलते थे, जैसे अभी भारत रत्न मिलता है तो कोई बोल देता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो ऐसा सचिन तेंदुलकर अपने नाम के सामने नहीं जोड़ सकता भारत रत्न। ये चीजें हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो हम लोग इसके नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इसका कैटेगरी 2 है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कम से कम अपन कंप्लीट कर दें। कैटेगरी 2 ये कहता है कि आपको कुछ फ्रीडम मिलने चाहिए। देखिए, कैटेगरी 1 समानता की बात किया था, इक्वालिटी की बात किया था। कैटेगरी 2 आपको आजादी की बात करता है, आजादी या फिर इसको फ्रीडम की बोलते हैं। मेरे को कुछ कुछ फ्रीडम है, और क्या चीजों की फ्रीडम है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक इस कैटेगरी में आर्टिकल्स हैं। मैं आपको आर्टिकल नंबर 19 के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 19 बेसिकली ये बोलता है कि स्टेट आपको पर्सनल लिबर्टी देगा। ठीक है, पर्सनल पर्सनल लिबर्टी समझ रहे हैं ना, मतलब स्वयं कुछ आपको लिबर्टी, आपको फ्रीडम दे रहा है। ये टोटल 6 प्रकार के बेसिक फ्रीडम दे रहा है। उसमें सबसे पहले वो बोलता है कि आपको कुछ आजादी है। क्या चीज की आजादी? आपको स्पीच, बोलने की आजादी, आपको एक्सप्रेस करने की आजादी। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी है। इसीलिए इसी का अधिकार को यूज करते हुए जो मीडिया होते हैं, प्रेस होते हैं, वो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं कि हमको तो स्पीच और एक्सप्रेशन की आजादी है, तो आप कोई क्यों रोक सकता है हमको। दूसरा, आपको असेंबली करने की आजादी है। असेंबली करना मतलब होता है एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाना, बैठ जाना। ठीक है, ये करने की आपको आजादी मिली है। इसीलिए जितना आप कभी कभी जुलूस देखते हैं या फिर कभी कभी आप कहीं पे धरना प्रदर्शन देखते हैं, वो इसी अधिकार को लेके चलता है। ठीक है, तीसरी आपको आजादी है एसोसिएशन बनाने की। जैसे आप कभी कभी सुनते होंगे कि इनके ये एसोसिएशन वाले हैं, वो एसोसिएशन वाले हैं। एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन, आप यूनियन बनाने की आपको संविधान आपको आजादी दे रखा है। ठीक है, आपको कोई मतलब कुछ मूवमेंट करना है, जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट चलते रहते हैं, अन्ना हजारे का मूवमेंट था, वैसे ये मूवमेंट करने की आपको आजादी संविधान दे रहा है ना। उसके बाद आपको एक और आजादी मिली है सेटलमेंट करने की। मतलब अगर आपका कहीं पे झगड़ा हो गया है या कुछ है, तो उसको सेटलमेंट, जैसे बाहर आउट ऑफ कोर्ट करते हैं ना टाइप का, तो वो सेटलमेंट करने की भी आजादी आपको मिली है ना। इसी में एक और था, आपको राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कहीं पे भी आपको प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है। लेकिन इसको बाद में रिपील कर दिया गया था जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो और 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटा दिया गया था, और बाहर दूसरे आर्टिकल में इसको शामिल कर लिया गया। बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, मतलब ये एक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया बेसिकली। ठीक है, और आपको कोई भी अपने प्रोफेशन का, ठीक है, प्रोफेशन को चुनने की आजादी है। मतलब आपको स्टेट कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपको डॉक्टर बनना है या ये बनना है, आपको अपने चॉइस का प्रोफेशन चुनने की आजादी मिलेगी। ये पर्सनल लिबर्टी, इतने सारे पर्सनल लिबर्टी आपको मिले हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि सर कभी कभी तो लोगों को हटा दिया जाता है, लोग मूवमेंट करते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, ऐसा वैसा। तो इसमें ना आर्टिकल आर्टिकल 19 में ही, आर्टिकल 19(2) में, ये टोटल जो मैं आपको बताया ये आर्टिकल 19(1) की है। आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि ये सब आपको आजादी है, लेकिन कब कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगाए जा सकते हैं। तो उसका रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल नंबर 19(2) में बोला गया है कि अगर आपके कोई ऐसे पर्सनल लिबर्टी से अगर देश को, सिक्योरिटी को अगर प्रॉब्लम है, तो फिर आपको वो लिबर्टी नहीं मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं कि जो देश की सिक्योरिटी में अगर आप इस पर्सनल लिबर्टी से हनन डाल रहे हैं, तो आपको ये पर्सनल लिबर्टी से रोकना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आप किसी एरिया की शांति अगर भंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप असेंबली करना चाहते हैं या कोई मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, और वहां का अगर पीस अगर भंग हो रहा है, तो आपको नहीं करने दिया जाएगा। तीसरा, अगर
जैसे स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी मिल गई है, लेकिन आप इतना भी मत बोलो ना कि किसी को नीचा दिखा दो। तो अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो, किसी का जो फेम है, जिसका इज्जत है, उसको आप डिफेमेशन कर रहे हो, तो आपको ये स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं मिलती। मतलब तब आप पे मानहानि का दावा किया जा सकता है। मानहानि का दावा आप लोग सुने ही होंगे, डिफेमेशन केस होता है कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, तो वो इसी तो डिफेमेशन यही है बेसिकली। उसके बाद चौथा आपको बोला गया है कि पब्लिक मोरल, ठीक है, पब्लिक मोरल या डिसेंसी को अगर आप हार्म पहुंचा रहे हो, मान लीजिए कहीं पे बढ़िया डिसेंट सोसाइटी है कहीं पे, और वहां पे आप अभद्र तरीके से कुछ असेंबली कर रहे हो या कुछ मूवमेंट कर रहे हो या कुछ आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। पब्लिक मोरल डिसेंसी का पालन करना चाहिए। और लास्ट बात कि अगर आपके कोई ऐसे पर्सनल लिबर्टी से फ्रेंडली जो रिलेशन है हमारे फॉरेन स्टेट के साथ, जो दूसरे क्या बोलते हैं देश हैं, उन लोगों के साथ अगर हमारे अच्छे रिलेशन हैं, उनको आपके किसी मतलब कृत्य से अगर वो हार्म पहुंचता है, तो ये भी आपको आज़ादी नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पर्सनल लिबर्टी हमको मिली हुई है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला आर्टिकल समझ में आया होगा। अब मैं आपको आर्टिकल नंबर 20 बताना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपन को, देखिए 32 तक आर्टिकल है और उसमें कुछ ही जो मेन मेन है उसको अपन को डिटेल में पढ़ना है। तो आर्टिकल 20 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सब इसको, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकार है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, चाहे आप कितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, चाहे आप कितना भी गेट आईएएस सब चीज़ की तैयारी कर लो, लेकिन ये सारे अधिकार तो आपको पता होने ही चाहिए। आपको मौका मिला है पढ़ने का तो जरूर पढ़िए। आर्टिकल 20 ये कहता है बेसिकली कि ना आपको कभी भी जैसे मान लीजिए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट आर्बिट्ररी कॉन्विक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, देखिए ये ऐसा है कि ना, देखिए आज के डेट पे अगर कोई क्रिमिनल लॉ बना है, कोई कानून ऐसा है जो आज के डेट पे बना है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए आज आप कोई जुर्म में गिरफ्तार होते हैं, तो आज के डेट पे जो क्रिमिनल लॉ जो कहता है उसी के बेसिस पे आपको सजा मिलेगी। आपको बैक डेट वाली क्राइम जो लॉ है उसके बेसिस पे सजा कभी नहीं मिलेगी। ये चीज पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कोई भी आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडम, तो कोई भी आपको कैसे भी ऐसे ही नहीं पकड़ लेगा। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान को एक बार से अधिक सेम क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। ये आपका एक मौलिक अधिकार है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, तो चोरी के लिए उसको अगर कुछ सजा मिल गई, मान लीजिए 1 साल की कैद हो गई, तो फिर उसको उसी चोरी के लिए फिर से दोबारा सजा नहीं मिल सकती है ना। सेम क्राइम के लिए मतलब जो वो एक दफा जो क्राइम किया है, अब अलग जगह चोरी करेगा तो फिर उसको क्राइम हो जाए, मतलब उसको सजा मिल जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, आपने उस घर में एक बार चोरी किया था, उसी के लिए बेचारे को बार बार उसको जेल भेज रहे हैं, तो ये गलत है। तो सेम क्राइम के लिए एक बार से अधिक बार पनिशमेंट उसको नहीं मिल सकता, पहली बात। तो दूसरा, इसमें यह भी बोला जाता है कि आप सेल्फ एविडेंस के लिए किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। सेल्फ एविडेंस समझते हैं ना, खुद की गवाही देना, कि मैंने, जैसे बोलते हैं ना कि आप गवाही दो कि आपने गलत, अगर गलत काम किया होगा तो पुलिस बोलते हैं कि आप गवाही दो कि आपने किया है ये चीज। तो सेल्फ एविडेंस के लिए किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आपको पता होगा शायद, नार्को टेस्ट होता था, नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट। उसमें क्या होता था कि नार्को ऐसा वो दिया जाता था केमिकल, जिससे इंसान बिल्कुल सामने वाला से हिप्नोटाइज हो जाता था और वो जो पूछता था उसका वो जवाब देता रहता था। इससे नार्को टेस्ट बेसिकली ये बोला जाता था नार्को ब्रेन मैपिंग। लेकिन संविधान इस चीज को बिल्कुल परमिशन नहीं देता, सेल्फ एविडेंस के लिए आप नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया था 2010 में। ठीक है, तो ये बैंड है, ये यूज नहीं होता, नहीं किया जाता। तो बेसिकली ये आर्टिकल नंबर 20 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन। ठीक है, तो हम लोग
अच्छा, एक चीज और इस आर्टिकल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लोगों को मैं बताया ही नहीं, वो ये है कि आर्टिकल नंबर 20 जो है, ये देश में चाहे कुछ भी आ जाए, इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, ये आर्टिकल आर्टिकल 20 कभी भी सस्पेंड नहीं होता। ये आर्टिकल हमेशा आपके पास रहेगा। मतलब चाहे देश में किसी भी प्रकार का इमरजेंसी लग जाए, आपको एक कानून में 2 बार सजा नहीं मिलेगी, आपको सेल्फ एविडेंस के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, आपको कोई भी पुराने कानून के बेसिस पे आपको सजा देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आर्टिकल 20, इसीलिए ये क्वेश्चन हर बार आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द आर्टिकल्स कैनॉट बी सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे अधिकतम आर्टिकल को सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 19 तो बिल्कुल सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि आपको आजादी देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो लेकिन आर्टिकल 20 कभी भी सस्पेंड नहीं होता, ये चीज को याद रखिएगा। और वैसा ही आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21, अगर आपको याद होगा, एक पिक्चर भी आई थी इसके ऊपर, टेबल नंबर 21, और बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसका है बेसिकली, इसको बोला जाता है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। आप जितना भी देश में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सबको आर्टिकल नंबर 21 के तहत जोड़ सकते हैं। जीवन जो आपका है, लाइफ है, जीवन जीने में जीने का अधिकार, बेसिकली आपको अगर जीवन जीने में कोई भी चीज परेशानी कर रहा है, वो सब आर्टिकल 21 में आ जाएगा आपको। क्योंकि संविधान ऐसा बोलता है कि आपको इस जीवन को जीने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, बेसिकली आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, मरने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं देता है, ये बात तो याद रखिएगा। इसमें ये बाद में, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता था जीवन जीने की स्वतंत्रता क्या है, तो एक बार 1978 में मेनका गांधी का एक केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस शब्दों में कह दिया कि आर्टिकल जो 21 है, उसको आप ऐसा लिखिए, राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी। मतलब ठीक है, जीवन जीने का अधिकार तो मिलता है, लेकिन क्या जीवन तो इतने सारे चीज हैं, सब अधिकार है, लेकिन आपको इसको साफ साफ बोल दिया गया कि आर्टिकल 21 उसको बोलता है कि एक इंसान को गरिमापूर्ण जिंदगी, ठीक है, गरिमापूर्ण समझ रहे होंगे, गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए जो जो अधिकारों की जरूरत है, वो सब आर्टिकल नंबर 21 में आएगा। तो अब इसमें कैसे आता है, जैसे जैसे आप मान के चलिए, राइट टू एजुकेशन, नाम आप लोगों ने सुना होगा, बच्चे लोगों का एडमिशन होता है आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल नंबर 21A में आता है। तो आर्टिकल नंबर 21A में राइट टू एजुकेशन आता है। राइट टू देखो, अगर कोई इंसान गरिमापूर्ण जिंदगी जीना चाहता है, तो वो एजुकेशन जब तक नहीं मिलेगा, तो वो क्या गरिमापूर्ण जिंदगी जी सकता है? तो नहीं जी सकता। इसीलिए इसीलिए ऐसा बोला गया कि जो बच्चे होते हैं, जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। और उसी के लिए एक कानून लाया गया या अधिकार लाया गया, राइट टू एजुकेशन। और इसको 21A में समाहित कर दिया गया और बोला गया कि आपका एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए राइट टू हेल्थ भी होता है। अगर किसी के पास हेल्थ नहीं रहेगा, तो वो बेचारा गरिमापूर्ण कैसे जिंदगी जी सकता है। अभी अगर आपको याद होगा, तो राइट टू प्राइवेसी भी आ गया है। लोगों को ये लगा कि भैया मेरे जो निजता का अधिकार है, निजता, वो भी मेरे गरिमा, अब मेरी अगर निजता चले गई, मतलब मेरी प्राइवेसी अगर चली गई, तो फिर मैं गरिमापूर्ण कैसे जिंदगी जी सकता हूँ। इसीलिए राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 में शामिल किया गया, ठीक है। तो बेसिकली आप आर्टिकल 21 को सबसे डाइवर्सिफाइड आप बोल सकते हैं, कि जितनी सारी चीजें आपको ऐसी लगती है कि ये इंसान के गरिमापूर्ण जिंदगी जीने में मदद करती है, वो सब आर्टिकल 21 में शामिल हो जाता है। आपको मैं बता देता हूं कि ये आर्टिकल भी एक ऐसा आर्टिकल है, सिर्फ 2 ही आर्टिकल है पूरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। मतलब चाहे अगर देश में इमरजेंसी आ भी जाए, तो भी आपको गरिमापूर्ण जिंदगी जीने से तो कोई रोक नहीं सकता है ना। लिबर्टी भले आपका रोका जा सकता है, लेकिन गरिमापूर्ण जिंदगी जीने से कोई नहीं रोकेगा। तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल नंबर 21 कहता है।
ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग आर्टिकल नंबर 22 देखते हैं। बस हम लोग अब क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, कोई ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आर्टिकल नंबर 22 बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन को रोकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि देखिए, डिटेंशन का मतलब तो सीधा अरेस्ट करना होता है, इसको आप समझ जाइए। और प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे ये इन लोग ना जुर्म नहीं किए होते हैं, लेकिन इनको किसी चीज़ के बचाव के लिए गिरफ्तार कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसमें ऐसा लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है डिटेंशन, मतलब जेल में भेजना विदाउट विदाउट ऑकरेंस ऑफ क्राइम। अगर आपने क्राइम नहीं किया है फिर भी आपको जेल में डाल दिया जाता है, इस आर्टिकल 22 के तहत, है ना। ये आर्टिकल 22 के तहत है, लेकिन ये तभी होता है बेसिकली। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि 3 महीने से ज्यादा आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। शैल नॉट बी मोर देन 3 मंथ। और अगर 3 मंथ से ऊपर आप बिना क्राइम किए किसी को जेल में रखना चाह रहे हैं तो आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, बेसिकली क्यों इसको करते हैं? अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आपको जैसे आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन अभी क्राइम नहीं किए हैं। मान लो अभी वो पर्टिकुलर क्राइम नहीं किए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इन लोग क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड वाले हैं और इन लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इन लोग कर सकते हैं, आप शक के बेसिस पे इनको जेल में डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन उसका जो वो क्या बोलते हैं बेस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अगर वो देश के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर वो खतरा बन रहे हैं तो ही आप उनको वो करना चाहिए। लेकिन आप कभी भी किसी को जेल में भेजते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि उसको कारण बताना पड़ेगा। अगर कोई भी गिरफ्तार होता है, कोई भी इंसान, तो उसके लिए उसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो उस व्यक्ति को कारण पता होना चाहिए कि वो उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, विद इन 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर में, मतलब उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद के अंदर में उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति को मान लो अभी पुलिस गिरफ्तार करती है, तो कल 4:20 से पहले ये 24 घंटे हैं, पुलिस अगले 4:20 के पहले उसको कोर्ट के सामने उसको ले जाना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में ले जाना पड़ेगा। वो बिना कोर्ट के ले जाए वो नहीं रख सकती पुलिस 24 घंटे के ऊपर आपको, ठीक है। और आपको ये भी अधिकार दिया गया है कि आप अपने मनपसंद एडवोकेट रख सकते हैं, आपको कोई भी इसमें बाधा नहीं है, आप अपने मन से इसको रख सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे आपको बिना कारण के अगर आपको कोई, इसमें ना एक कानून आया था, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एक्ट, पीडीए। वो एक्ट ये कहता था कि अगर आपको कोई बिना कारण के अरेस्ट कर रहा है, सिर्फ एजम्पशन के बेसिस पे, सिर्फ शक के बेसिस पे, तो वो आपको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकता। और अगर करना है 24 घंटे से ज्यादा, मतलब 3 महीने तक करना है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, और 3 महीने से ज्यादा तो हाई कोर्ट से फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, और यही उस समय जैसे जो पत्रकारों को और इन लोगों को जेल भेज दिया गया था, वो नेशनल इमरजेंसी का नाम लेके इन लोगों को जेल भेज दिया गया था। तो ये ऐसा एक्ट होता है, ये इस प्रावधान में है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम लोग आते हैं। हम लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। कैटेगरी जो आपका कैटेगरी 3 है, वो ये कहता है, ये आर्टिकल नंबर 23 से चालू होता है और 24 में खत्म हो जाता है, ठीक है। 2 ही आर्टिकल है इसमें, साफ साफ बस इतना बोला है कि आपको, जैसे देखो कैटेगरी 1 में समानता आपको दे रहे थे कि आप सब बराबर हो। दूसरे में आपको क्या दिए, आपको कुछ अधिकार दिए, ठीक है, फ्रीडम का अधिकार दिए थे। तीसरा जो आपका है वो आपको एक्सप्लॉयटेशन, आपका एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आपका अधिकार है, मतलब अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, सबसे बड़ी बात। तो इसमें आर्टिकल नंबर 23, बेसिकली आर्टिकल नंबर 23 ये बोलता है कि आपको कोई फोर्स लेबर नहीं करा सकता, आपको कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता। आपका मन है तो आप काम करिए, आपका मन नहीं है तो आप काम मत करिए, फोर्स लेबर आपको नहीं कर सकता, ठीक है। और इसी में था ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब आप लोग कभी कभी समझते होंगे कि कभी किसी को बच्चे लोगों को किडनैप करके जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, ठीक है, वो सब नहीं हो सकता। बेसिकली ये काम नहीं हो सकता। ये आर्टिकल नंबर 23 मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि आपको कोई ऐसा अतिक्रमण नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 24 ये बोलता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होगा। मतलब आप कभी कभी किसी चाय की दुकान में या किसी उसमें आप देखते होंगे कि कोई बच्चा काम करते रहता है। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, चाइल्ड लेबर को बिल्कुल भी एबॉलिश किया गया है। बस एक ही कंडीशन पे इसको रखा गया है, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। एसपी गुप्ता एक केस था, एसपी गुप्ता केस 1992 की घटना है ये। उन्होंने देखा था तो उन्होंने बोला था कि चाइल्ड लेबर ये सब क्या है, तो फिर एक कानून आया था, उसमें ये लिखा था कि अगर आपको, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि एक बच्चा है, उसके परिवार वाले मान लीजिए खत्म हो गए या फिर कोई नहीं है उसके परिवार में, अब वो बच्चा अपनी कैसे भरण पोषण करेगा। या फिर मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी एक भाई भी है, छोटा भाई है एकदम, और या बहन है। अब वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना भी खाना चलाएगा और इसको भी बेचारे को वो करेगा, सपोर्ट करेगा। इस केस में इस बच्चे को कुछ काम चाहिए जिससे मतलब वो पैसा कमा सके। अब ऐसे केस में अगर चाइल्ड लेबर को बिल्कुल बैन कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए एसपी गुप्ता केस के बाद ये फैसला लिया गया था कि अगर चाइल्ड के पास कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है, तब चाइल्ड लेबर किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त पे, मतलब कुछ शर्त है, वो ये शर्त है कि अगर वो 8 घंटे काम करता है, एक बच्चा अगर 8 घंटे काम करता है तो वो 6 ही घंटे काम करेगा। उसको आप मतलब 8 घंटे का पैसा दीजिएगा और वो काम करेगा 6 घंटे, और आप उसको 2 घंटे स्टडी के लिए आपको उसको वो करना पड़ेगा, मतलब उसको पढ़ाई के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति चाइल्ड लेबर करवा रहा है उसको 25,000 रुपए चाइल्ड रिहेबिलेशन फंड में पैसे जमा करने होंगे, ताकि कल के डेट में उस बच्चे को वो पैसा मिल सके, उससे ज्यादा ही मिल सके। दैट इज कॉल्ड चाइल्ड रिहेबिलेशन फंड, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा है। और अगर इसका तीसरा एक प्रावधान भी है कि अगर कोई वो चाइल्ड है, उसके फैमिली में अगर कोई एडल्ट है, कोई भी एडल्ट है, तो उसको आप काम दीजिए, वो बच्चे को काम मत दीजिए। अगर कोई नहीं है एडल्ट तभी उसको आप काम दीजिए। तो ये सारा कुछ आपके आर्टिकल नंबर 24 में है। और टोटल ये 23 और 24 आर्टिकल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आपके मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ भी आपके मौलिक अधिकार के बारे में पता चल चुका होगा। अब मैं कैटेगरी 4 की बात करता हूँ। कैटेगरी 4 भी बहुत कम आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक मौजूद है। 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल है इसमें। और ये आपको आजादी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब आपको धर्म की आजादी है कि आप अपने पसंद के धर्म को चुन सकते हैं। आपको कोई भी इसमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी में आपको आर्टिकल नंबर 25 के बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 25 ये बोलता है कि हर भारत के देश के नागरिक को कोई भी धर्म को मन से मानने की आजादी है, जिसको बोलते हैं कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतःकरण। अपने मन से आप जिस धर्म को मानना चाहो आप मान सकते हो, उसमें कोई वो पाबंदी नहीं है, ठीक है। इसी में एक आया था रिलीजियन कन्वर्जन, जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसके बारे में ये आया था, क्योंकि कई लोग जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो वो चीज गलत है। मन साफ साफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मनी पावर और किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी रिलीजियन कन्वर्जन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसको आप अपने मन से जिसको मानो आप मान सकते हो, ठीक है। इसी आर्टिकल नंबर 25 में ये भी बोलता है कि आप जैसे मन से मानने की आजादी है, तो आपको कुछ बिलीफ रखने की भी आजादी है। बिलीफ रखने की मतलब जैसे पंजाबी लोग होते हैं वो 5 क पहनते हैं, ठीक है, कड़ा वगैरह जो वो करते हैं, वो वो उनकी बिलीफ है। इसीलिए आप कहीं पे भी किसी पंजाबी को या किसी गवर्नमेंट या किसी चीज को आप ये नहीं देखोगे कि पंजाबियों को रोक रहे हैं कि आप ऐसा क्यों पहने, क्योंकि वो उनका बिलीफ है। और ये बिलीफ को संविधान बिल्कुल मौलिक अधिकार माना है कि आप अपने बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं। इसी आर्टिकल नंबर 25 में ये भी लिखा गया है कि आप अपने धर्म को प्रोपोगेट भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये धर्म अच्छा है और इसको दूसरे लोग भी एडॉप्ट करना चाहिए, तो आप इसको
फैला सकते हो, फैलाना, ठीक है, मतलब प्रोपोगेट कर सकते हो। इसीलिए अगर आप गणेश जी का झांकी देखोगे, बेसिकली गणेश जी को जब ठंडा करने जाते हैं या लेके आते हैं तो झांकी निकलती है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। जैसे जुलूस निकलता है, ठीक है, तो होता क्या है, धर्म को प्रोपोगेट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 25 बेसिकली आपको मन से मानना, आपको कोई चीज को दिखाना या फिर किसी चीज को फैलाने की या धर्म को फैलाने की आपको बिल्कुल आजादी देता है, आपके अधिकार में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 बेसिकली सिर्फ पुलिस के द्वारा सस्पेंड हो सकता है। आर्टिकल नंबर 25 को आप याद रखिएगा, ये पुलिस के द्वारा ही रोका जा सकता है। वो तब रोकेगा बेचारा जब अगर उसको पब्लिक के ऑर्डर को मेंटेन करना है, कहीं हेल्थ की इश्यूज हो रही है, जैसे एम्बुलेंस जा रहा है और पब्लिक झांकी है तो उसको रोक देगा, या अगर वो अच्छे गुड कंडक्ट को नहीं फॉलो कर रहा है तब रोकेगा। नहीं तो मतलब ये इसका जो अधिकार है धर्म को रोकने का, ये पुलिस के पास ही है, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा मैं आर्टिकल नंबर 27 पे ले चलता हूँ। आर्टिकल नंबर 27 साफ साफ ये बोलता है कि स्टेट जो है वो कभी भी कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता किसी रिलीजियन के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे कोई भी टैक्स वसूला नहीं जा सकता। मतलब कोई पब्लिक मनी किसी एक पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल नंबर 27 कहता है। लास्ट कैटेगरी पे आते हैं हम लोग, कैटेगरी नंबर 5। कैटेगरी नंबर 5 बेसिकली 6 कैटेगरी था, लेकिन एक कैटेगरी हमारा डिलीट हो चुका है, इसलिए हमारा सिर्फ ये बचे हैं। वो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बेसिकली ये कहता है, ये माइनॉरिटीज के लिए होता है, जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। अब आप पूछेंगे सर माइनॉरिटी कौन से होते हैं, तो हमारे देश में टोटल 6 माइनॉरिटी को घोषित किया गया है कि इन लोग माइनॉरिटी हैं। वो 6 कौन है, बेसिकली मुस्लिम, जो बेसिकली ऐसा है ना कि जो हमारे देश के 50% पॉपुलेशन से कम की आबादी है, जिस भी कम्युनिटी के, उन लोग सब क्या बोलते हैं माइनॉरिटी में शामिल किया जाता है। तो एक मुस्लिम है, सिख कम्युनिटी है वो भी माइनॉरिटी में आता है, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आता है, बुद्धिज्म जो बौद्ध लोग होते हैं वो माइनॉरिटी में आता है, पारसी जो पारसी लोग होते हैं वो उसमें आता है, और एक जैनिज्म, ठीक है। तो ये टोटल अभी 2014 में ये जैनिज्म को भी शामिल किया गया था। तो टोटल हमारे देश में अभी 6 ऐसे कम्युनिटी हैं जो माइनॉरिटी में है। तो उनके लिए ये संविधान में अधिकार है कि माइनॉरिटीज को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जैसे मुस्लिम्स में मदरसा वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो ये सारे आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनते हैं, ये सब अधिकार दिया गया है। और ये माइनॉरिटी चुनने का अधिकार किसको है, तो माइनॉरिटी चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को है, प्रेसिडेंट के पास पावर है इसका कि वो किसको किसी रिलीजन को माइनॉरिटी कर सकता है विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट खत्म करते हैं इसको, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसमें हम सबसे लास्ट आर्टिकल नंबर 32 देखने वाले हैं। 32 आर्टिकल नंबर ये बहुत खास है, और ये इसको बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक दिल है बेसिकली, और ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसको एकदम याद रखिएगा। इसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बेसिकली इसका मेन मकसद क्या है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिया गया है, अगर उसका कोई हनन कर देता है तो आप क्या करेंगे। तो वो बोला है आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो कोई भी पर्सन, ठीक है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो वो एक रिट जारी करेगा। रिट का मतलब होता है सम्मन जारी करेगा कि भैया हाजिर हो टाइप का। तो ये रिट जारी करता है जिस भी इंसान ने इसका फंडामेंटल राइट को हनन किया है। अंबेडकर साहब ने
इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट 3 का हार्ट एंड सोल क्या कहा था। अब वैसे मैं आपको इसके बारे में कभी बाद में बता दूंगा कि अगर किसी को जब सुप्रीम कोर्ट सम्मन करता है कि भैया हाजिर हो, तो वो 4-5 तरीके से करता है। उसमें से सिर्फ मैं आपको एक बता देता हूँ, हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस का मतलब होता है कि फिजिकली आप सामने आओ। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए पुलिस किसी इंसान को गिरफ्तार कर दिया है, ठीक है, और उसके अपने अंडर पे रखा हुआ है और उसको 24 घंटे के बाद कोर्ट में नहीं लाया, ठीक है, तो आखिर में फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया। तो कोई व्यक्ति है, वो बोल सकता है कि भैया वो कोर्ट में फाइल कर सकता है कि ये व्यक्ति ना गुम हो गया है, पुलिस वाले इसको किडनैप कर दिए, या कोई फलाना व्यक्ति इसको किडनैप कर दिया है और इसका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि फिजिकली इसको लाया जाए हमारे सामने, वो आदेश कर देगा। तो इस आदेश को बोलते हैं हैबीज कॉर्पस, ठीक है। यू मे हैव द बॉडी ऑफ इशूड अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे रिट्स होते हैं, जैसे एक मैंडेमस होता है, एक प्रोहिबिशन होता है, ठीक है, एक सर्टियोरेरी होता है, और एक होता है क्वो वारंट। उसमें से आपको मैं एक प्रोहिबिशन बस एक और बता देता हूँ। प्रोहिबिशन ये बोलता है कि अगर कोई इंफीरियर कोर्ट है और कोई सुपीरियर कोर्ट है। अब इंफीरियर और सुपीरियर समझ रहे होंगे। कोर्ट ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है ना, और उसके ऊपर में होता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर में होता है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला किसी चीज में वो कर दिया है और वो उसके अधिकारों क्षेत्र से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, प्रोहिबिट, रोक देगा इसको। इंफीरियर कोर्ट को बोलेगा कि तुम रुको, तुम शांत रहो, हम इस केस को देखेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। तो उसको ये एक रिट है। तो ऐसे 4-5 रिट हैं जिसके तहत अगर आपका कोई हनन हो रहा है आपका फंडामेंटल राइट का, तो ये पूर्ति हो जाता है। तो इतना था आपके पूरे फंडामेंटल राइट में जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था करना। उसके बाद आई थिंक बस 1 मिनट का और मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट 1 मिनट बस, है ना। फंडामेंटल राइट है ना, इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है क्या? अगर अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंज ला सकते हैं क्या? तो आर्टिकल नंबर 13 जो था ना, वो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून है वो फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकता। ये तो आपके मौलिक अधिकार है। लेकिन आर्टिकल नंबर 368 जो होता है, ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, सोचिए, आर्टिकल नंबर 13 बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट को कोई चेंज नहीं कर सकता, और आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को एक अधिकार दे दिया है कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा हुआ। इसी में एक केस था 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें पार्लियामेंट ने 368 को ज्यादा पावरफुल माना था आर्टिकल नंबर 13 से, और वो बिल्कुल अपना पावर को ज्यादा रख रही थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि ठीक है भैया, आप फंडामेंटल राइट अमेंडेबल हैं, मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट किया जा सकता है। आपके पास पावर है, 368 का पावर है, और 368 से आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शब्द को याद रखिएगा, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल राइट में ऐसा कुछ चेंज लाया जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, तो उस फंडामेंटल राइट का जो अमेंडमेंट है ना, उसको हम नल एंड वॉइड कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि अगर इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 13 ये बोलता था कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट वाले बोलते थे कि हम कर देंगे चेंज। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बोला कि करो, चेंज करो, जितना मर्जी है करो। लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया और ऐसा कुछ चेंज किया कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया फंडामेंटल राइट्स का, तो हम आपके चेंज को नल और वॉइड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इतना मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स की कहानी थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। होप आप लोगों को क्लियर है क्या सारा कुछ? यस सर।